मैं हिंदी विभाग से डॉक्टर रुचि सक्सेना, भारतीय विश्वविद्यालय। आज हम आपको इकाई 3 से पाठालोचनात्मक साहित्य का क्षेत्र बताएंगे। पाठालोचन क्या है हिंदी साहित्य में? पाठालोचन इस बात का वैज्ञानिक अनुसंधान है या विवेचना करता है कि किसी साहित्यिक कृति के संदिग्ध अंश का मूल पाठ वास्तव में कैसा और क्या रहा होगा। मतलब मूल पाठ से मतलब उसकी मूल कृति कैसी रही होगी, ये पाठालोचन बताता है। किसी ग्रंथ के मूल और वास्तविक पाठ का ऐसा निर्धारण जो पूरे छानबीन करके किया जाए, उसे पाठालोचन कहते हैं। इस प्रकार का पाठालोचन मुख्यतः प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के अनेक प्रतिलिपियों में मामले में किया जाता है। जब प्राचीन काल में जब हमारी मुद्रण की सुविधा नहीं थी, उस समय जो ग्रंथ लिखे गए थे उसमें जो पाठालोचन हमारा साहित्यिक है उसमें ज़्यादा उपयोगी रहता है। या तो ऐसी कृतियों से संबंधित में हो जाता है जिनका प्रकाशन तथा मुद्रण स्वयं लेखक देखरेख में ना हुआ हो, या फिर ऐसी कृति जिसमें लेखक अपनी पुस्तक का मुद्रण ना करवा पाया हो या प्रकाशन ना करवाया पाया हो, तो उसमें पाठालोचन बहुत सहायता करता है। ग्रंथों की भूमिकाओं में पाठ तय करने के लिए प्रयुक्त साधना सामग्री, सिद्धांतों एवं विधियां आदि का विवरण दिया जाता है। पाठालोचन की समस्या उन्हीं कृतियों को लेकर होती है जिनके लेखकों ने अपने सामने कृति का प्रकाशन नहीं करा पाया। पाठालोचन में जब हमें साहित्य में करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ जब आ जाती है कि जब जो मूल लेखक है उस कृति को प्रकाशित नहीं कर पाता है और दूसरा लेखक जो पढ़कर उसको प्रकाशित कराता है, तो कहीं भी उसमें थोड़ी सी त्रुटि आने की संभावना हो जाती है। सबसे अधिक समस्या प्राचीन कृतियों में आती है। साहित्यिक भाषाओं की बहुत सी कृतियां पाठालोचन की समस्याओं के अंतर्गत हैं। हिंदी साहित्य आदिकालीन और मध्यकालीन साहित्यकारों की कृतियां पाठालोचन की पद्धति में आती हैं। हिंदी साहित्य में सबसे अधिक परेशानी कहाँ आती है? आदिकालीन साहित्य में और मध्यकालीन साहित्य में जो था, जिसमें हम कई कवि और लेखक अपनी कृतियों को प्रकाशित नहीं कर पाए थे और उनका मुद्रण नहीं हो पाया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। पाठालोचन का स्तर, पाठालोचन के कितने स्तर हैं? पाठालोचन के 2 स्तर आते हैं। पहले स्तर पर त्रुटियों का पता लगाया जाता है, जबकि दूसरे स्तर पर समानता के आधार पर मूल पाठ का निर्धारण किया जाता है। पहला स्तर क्या आता है? जिसमें कि कुछ त्रुटियां हैं या कुछ समस्याएं हैं, उनको देखा जाता है, और दूसरे में मूल पाठ का निर्धारण किया जाता है। शोध प्रमाण पर आधारित होता है, इसलिए पाठालोचन शोध प्रविधि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाठालोचन का कार्यक्रम कम से कम 2000 वर्ष से किया जाता है। ये आज की मूल पद्धति नहीं है, ये कम से कम 2000 वर्षों से पाठालोचन के विषय में चला आ रहा है। पाठालोचन के प्रयास सभी भाषाओं में हुए और इस क्षेत्र में हुए अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप इस विधा ने एक शास्त्र का रूप ले लिया है। क्योंकि ये बहुत पुराना रूप है और इसको बहुत प्रचलित रूप है, तो इसको एक विधा का रूप दे दिया है, एक शास्त्र का रूप दे दिया गया है। पाठालोचन और साहित्यालोचन दोनों में क्या अंतर है? पाठालोचन क्या है और साहित्यालोचन क्या है? ये पाठालोचन जहाँ प्राचीन लेखकों एवं कवियों के मूल पाठ के निर्धारण मात्र का प्रयास करते हैं, वहीं साहित्यालोचन उस निर्धारित पाठ के आधार पर उस लेखक या कवि का मूल्यांकन करते हैं। दोनों में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है? पाठालोचन जहाँ प्राचीन लेखकों एवं कवियों के मूल पाठ के निर्धारण मात्र का प्रयास करते हैं, वहीं पर साहित्यालोचन क्या करता है? उनका मूल्यांकन करता है कि लेखक का और कवि का, तथा उसकी विशेषताओं, उसके गुणों एवं दोषों का उद्धरण करते हैं। अतः जहाँ पाठालोचन का कार्य समाप्त होता है, वहाँ से साहित्यालोचन का कार्य प्रारंभ होता है। यानी कि जब आप उन कवियों के मूल पाठ का निर्धारण कर देंगे, उसके बाद साहित्यालोचन अपना काम करेगा, उसमें उनके गुण, दोष, विशेषता उसकी का निर्धारण करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। पाठालोचन
जबकि पूर्व साहित्यालोचन का कार्य उस विशेष कवि या लेखक के संदर्भ में असंभव होता है, जब तक असंभव होता है कि जब तक उसकी कृति के संबंध में किसी आधार पर मत व्यक्त न किया जा सके। पाठालोचन तो हम उसकी मूल कृति से कर देते हैं, पर पाठालोचन अगर हम नहीं करेंगे तो साहित्यालोचन का मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पद्धतियाँ। इसमें क्या क्या पद्धतियाँ अभी चल रही हैं। सबसे पहली पद्धति चल रही है लकमैन। लकमैन ने पाठालोचन की जिस पद्धति को प्रचलित किया है उसे वंशानुक्रम पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति का सिद्धांत है कि जिन प्रतियों में एक सी पाठ विकृतियाँ मिलती हैं उनकी आदर्श या पूर्वज प्रति एक ही होती है। जिन प्रतियों की एक सी पाठ्य विकृतियाँ मिलती हैं उनकी जो प्रति मूल प्रति होती है वो एक ही होती है, और उनकी आदर्श जहाँ पर समान पाठ्य विकृतियाँ नहीं होती हैं वहाँ पर विशेष पाठों की उपलब्धियों में प्रतियाँ समान होती हैं और उनकी पूर्वज प्रतियाँ भी एक ही होती हैं। हेनरी किल्टन ने कहा, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने प्रतियों के शाखा निर्धारण हेतु सिद्धांत दिया कि यदि एक प्रति का पाठ दूसरी से मिलता है और फिर भी वह पाठ तीसरी प्रति से भी मिलता है और कुछ अंश तक वह दोनों से मिलता जुलता है, परंतु विपरीत में क्रम में वह फल शून्य मिलता है, तो प्रथम प्रति, द्वितीय प्रति एवं तृतीय प्रति में से एक भी प्रतिलिपि और दूसरी प्रतिलिपि एक आदर्श प्रति होगी। तृतीय प्रतिलिपि एक प्रतिलिपि होगी और जो दूसरी प्रति है वो आदर्श प्रतिलिपि मानी जाएगी। अगर एक प्रतिलिपि का दूसरी प्रतिलिपि में कुछ अंश मिलता है, दूसरी का तीसरी में अंश मिलता है, तो जो पहली वाली प्रति है वो एक प्रतिलिपि मानी जाएगी और जो तीसरी वाली प्रतिलिपि है उसको एक आदर्श प्रतिलिपि कहा जाएगा। सर वाल्टर ग्रे ने कहा कि एक प्रकार की प्रतियां जो परस्पर समान हैं पर दूसरे प्रकार की परस्पर समान प्रतियों से भिन्न हैं, उनके अलग अलग समान पूर्वज होते हैं। अतः पाठों की समानता से पूर्वज प्रतियों के सुनिश्चित हो जाने की कोई नपी तुली प्रविधि नहीं है। उन्होंने कहा, सर वाल्टर ग्रे ने कहा कि अगर एक प्रतिलिपि दूसरी से समान है और दूसरे प्रकार की प्रतिलिपि अन्य किसी से समान है और भिन्न है तो उनको अलग अलग माना जाएगा, उनके पूर्वज अलग होंगे तो उन प्रतियों को अलग अलग माना जाएगा और सुनिश्चित हो जाएगा कि नपी तुली प्रविधियों में उनका अंश आएगा। आर.के. वेल्टहिल ने कहा कि जहाँ प्रतियों के पाठ संबंध एक अधिकार प्रकार से स्थापित हो सकते हैं वहाँ उन संबंधों को महत्व को अंकुलित करने से पाठ समस्या सरल हो जाती है। ये हमारी कुछ पद्धतियाँ थी पाठालोचन की। यहाँ इकाई 3 का खत्म हो गया है पाठ। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रतिलिपियों के परिकल्पनाओं के प्रकार। कल के वीडियो में हम बताएंगे परिकल्पनाओं के प्रकार। थैंक यू।